अवध के राज्य में राजा विमल सिंह अपनी रानी के साथ रहा करते थे। राजा विमल सिंह बेहद ही दयालु राजा थे, जो कि अपनी प्रजा पर कभी भी किसी तरह की मुसीबत नहीं आने देते। लेकिन जिस राजा को अवध की प्रजा अपना भगवान मानती थी, वही राजा विमल सिंह अपनी संतान के लिए तरस रहे थे। मंत्री जी, क्या हुआ? महर्षि युगा नहीं आए? उन्हें तो हमने एक सप्ताह पहले ही संदेश भिजवा दिया था। जी राजा जी, मैंने आज ही पता लगवाया था। वो अपने आश्रम से निकल चुके हैं और जल्द ही वो अवध में आगमन करेंगे। बस अब एक महर्षि युगा जी का ही आसरा है। बस अब वही संतान सुख का कोई उपाय बता सकते हैं हमें। राजा जी देखिए, महर्षि युगा जी आ गए। महर्षि जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। महर्षि जी आइए, बस मैं आप ही की राह देख रहा था। राजा विमल सिंह महर्षि युगा के आओ भगत में लग जाते हैं और महर्षि जी को यहाँ बुलाने का कारण भी बताते हैं। अब आप ही कोई उपाय बताइए महर्षि जी, मैं तो थक चुका हूँ संतान सुख के लिए दर दर की ठोकरें खाकर। मैं अभी तुम्हारी कुंडली के दोष का निवारण खोजता हूँ। राजा जी, आपको संतान का सुख लिखा तो है, लेकिन इसके लिए आपको ब्रह्मा जी की पूजा करवानी होगी, जिसके साथ आपको दान पुण्य भी करना होगा। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक आपको संतान का सुख प्राप्त न हो जाए। महर्षि जी, मैं सब करने को तैयार हूँ, जो भी आप कहेंगे। बस आप तरीका बता दीजिए, ये कब और कहाँ किया जाना है। अब महर्षि राजा विमल को जो कुछ उपाय बताते हैं, राजा विमल सिंह भी वैसा ही करते हैं। महर्षि के कहे अनुसार पास के मंदिर में ब्रह्मा पूजा और साथ ही दान पुण्य भी किया जाता है। राजा जी को पूरा भरोसा था कि इस बार तो उन्हें संतान का सुख मिल ही जाएगा। और ऐसे ही कुछ समय बीतता है और अवध के राजा विमल सिंह के घर एक प्यारी सी नन्ही कन्या का जन्म होता है। और जन्म के अगले ही दिन नामकरण के लिए महर्षि युगा जी को फिर से याद किया जाता है। राजा जी, कन्या तो शुभ दिन अवध में आई है, लेकिन ये अपने साथ कई दोष लेकर आई है। आज से नहीं, बल्कि अभी से आप इन्हें खुद से दूर कीजिए। महर्षि जी, ये क्या कह रहे हैं आप? पहले ही मैंने संतान को लेकर इतने दुख झेले हैं और अब आप अपनी ही राजकुमारी से अलग रहने को कह रहे हैं मुझे? अगर आपने इन्हें खुद से दूर नहीं किया तो इनके ऊपर जो दोष है वो इन पे हावी हो जाएगा, वो भी अकाल मृत्यु के रूप में। महर्षि जी, मैं अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे अपने आप से दूर कैसे रख पाऊंगा? राजा जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इन्हें सिर्फ दोष हटाने तक अपने पास रख सकती हूँ, अपनी बच्चे की तरह? इस पर कुछ दिनों का नहीं, महीनों का नहीं, बल्कि पूरे 20 साल का दोष है। अर्थात इस कन्या के माता पिता को अपनी बेटी 20 साल बाद जाके वापस मिलेगी। जी महर्षि जी, मैं फिर भी इन्हें अपने घर रखना चाहूंगी। मुझे पता है मैं राजा जी की तरह इन्हें ठाट बाट तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं जो भी खाऊं, जैसे रहूं, वैसे इन्हें जरूर रख सकती हूँ। ये कैसी दुविधा है प्रभु? जिस संतान के लिए मैं तरसता रहा, वो मुझे मिलने के बाद अब मुझसे ऐसे दूर हो जाएगी। मुझे मालूम न था। ये कैसी सजा मिल रही है मुझे। राजा को अपनी संतान सुख के बाद किसी और चीज की अभिलाषा ही नहीं रह गई थी। लेकिन राजा जी की इस खुशी पर तब ग्रहण लग जाता है जब राजा विमल सिंह को ये पता चलता है कि उसकी बेटी पर अकाल मृत्यु का दोष है, जिसके कारण वो अपनी बेटी को अपनी रानी की सबसे चहेती दासी को सौंप देते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। राजा जी को हर रोज अपनी लाडली राजकुमारी की याद आती थी। इधर राजकुमारी समय के साथ बड़ी तो हो रही थी, लेकिन वो राजमहल, राजा रानी और राजकुमारी सबसे अनजान थी। सुगना, बर्तन साफ नहीं होते तुझसे तो तू क्यों बर्तन साफ करती है? मैं तो कर लेती हूँ आकर काम। माँ, मुझे घर का काम करना बहुत पसंद है, लेकिन आप है कि मुझे कुछ करने ही नहीं देती। सुगना, अच्छा है ना, मैं ये सब काम करने नहीं देती हूँ तुझे। ये सब काम इन दोनों कामचोरों को करने को कहती हूँ। ये दोनों सुनती ही नहीं। माँ, मैं भी तो इनकी तरह गरीब ही हूँ ना, और ना कोई राजकुमारी हूँ। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो सीखूंगी कब और कैसे? उन सब के लिए अभी समय है। चल तू ये सब छोड़ और खाना खा ले।
कभी कभी तो माँ का भी समझ नहीं आता वो चाहती क्या है। मुझे काम नहीं करने देती और दीदी से इतना काम करवाती है। मैं आपसे ये सब नहीं करवाना चाहती थी राजकुमारी। आप राजा जी की अमानत हो और बहुत कीमती भी हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। राजा जी के आदेश का पालन कर रही हूँ। राजा जी ने कहा था कि कभी भी आपको ये एहसास नहीं होने दूँ कि आप एक राजकुमारी हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। दासी की बेटी बनकर रह रही सुगना असल में एक राजकुमारी थी जो जल्द ही अपने 20 साल पूरे करने वाली थी। इधर राजा रानी भी अपनी लाडली राजकुमारी को देखने और मिलने के लिए बेताब थे। एक रोज राजा विमल सिंह अपने मंत्री गंधारी से कहते हैं, मंत्री जी, जल्द ही जल्द अपनी बच्ची से मिलूंगा। उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। बस अब मेरी लाडली राजकुमारी के अवध आगमन में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन राजा जी, अब और कितने दिन बच गए हैं राजकुमारी जी को यहाँ आने में? सिर्फ एक दिन मंत्री जी, सिर्फ एक दिन। मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि मैं अपने कुश को यहाँ लाकर राजा की गद्दी पर बैठाऊं, लेकिन यहाँ तो राजकुमारी जी के आगमन की तैयारी चल रही है। नहीं नहीं, राजकुमारी जी यहाँ नहीं आ सकती। मंत्री जैसे ही राजा जी के मुंह से ये सुनता है जल्दी ही राजकुमारी का अवध में आगमन होगा, तो वो विचलित हो जाता है और वो खुद राजकुमारी जी का पता लगवाने की कोशिश में लग जाता है, क्योंकि वो राजकुमारी को मारना चाहता था ताकि उसका बेटा अवध की गद्दी संभाल सके। अब मंत्री बेचैन था कि आखिर राजकुमारी है कहाँ। तभी देर रात मंत्री रानी और दासी से राजा जी को बात करते हुए सुन लेता है। मैं एक राजा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा ये एहसान सारी उम्र भी नहीं चुका पाऊंगा। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। कहीं ये दोनों राजकुमारी की बात तो नहीं कर रहे? अब समझा। अब जैसे ही दासी देर शाम अपने घर जाने लगती है, मंत्री दासी से जबरदस्ती बात करने की कोशिश करने लगता है। सुनो दासी, आपको किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है ना? किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आकर कहना। वैसे कितने बच्चे हैं आपके दासी? 2 बेटी नहीं, 3 बेटी। सुगना भी तो मेरी ही बेटी है। मंत्री समझ जाता है कि राजा की लाडली राजकुमारी दासी के घर पर ही है। अब अगली सुबह ही राजा जी को अपनी राजकुमारी को लाने जाना था, लेकिन उनसे रहा ही नहीं जा रहा था। मुझसे अब और नहीं रुका जा रहा है। अपनी लाडली को देखने के लिए मेरी तो आंखें ही तरस गई हैं। इतना बोलकर राजा जी अपने सैनिकों के साथ ही रात में ही दासी के घर पहुंचते हैं, लेकिन वो देखते हैं वहाँ पहले से ही मंत्री मौजूद था, जो कि राजा को देखकर घबरा जाता है। मंत्री जी, आप इतनी रात गई यहाँ, और आपको यहाँ का पता किसने दिया? कहीं आप मेरी बच्ची को... सैनिकों, पकड़ लो इन्हें। ये जरूर मेरी बच्ची को हानि पहुँचाने आए थे। राजा जी, आप इस समय यहाँ? सब ठीक तो है ना? मैं शोर सुनकर उठकर बाहर आई तो आपको देखा। जी सब ठीक है। अब और नहीं, मुझे अपनी बच्ची से मिलवा दीजिए। दासी सुगना को बुलाती है और उसे सारी बात बताती है। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना कहीं भी। मैं तो आपको ही अपनी माँ मानती हूँ। मुझे नहीं जाना कहीं। मुझे नहीं चाहिए ठाट बाट वाली जिंदगी। बेटी, मैंने 20 साल इंतजार किया है। मुझे निराश मत करो। वहाँ तुम्हारी माँ भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब सबसे विदा लेकर सुगना अवध के राजमहल में आती है, जहाँ चारों तरफ सभी हंसी खुशी राजकुमारी का स्वागत करते हैं। लेकिन मंत्री को बंदी बनाकर लाए सैनिक राजा के आदेश के बाद ही राजा की मंत्री को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन इधर राजा अपनी बेटी की देखरेख में लग जाता है। हालांकि वो अपनी राजकुमारी के व्यवहारों में भी सादगी और संस्कार पाता है, जिसका पूरा श्रेय दासी को जाता है, जिसने बड़े ही लाड़ और प्यार से राजकुमारी की परवरिश की। रामपुर गांव में एक चंदू नाम का चोर रहता था, जो कि इतना लालची था कि चोरी के समय जो लोग उसका साथ देते थे उनका हिस्सा भी वो लेकर खा जाया करता था। एक दिन चंदू अपने साथी हरिया के साथ चोरी करने के लिए एक गांव में जाता है। तभी हरिया चंदू से बोलता है, चंदू भैया, ये गांव बहुत खतरनाक है। यहाँ चोरी करना ठीक नहीं होगा। अगर पकड़े गए तो जान से मार देंगे ये लोग हमें। चंदू भैया, हमने सुना है यहाँ के लोग बहुत मारते हैं। मेरे रहते हुए तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक से एक बढ़कर इंसान हूँ और मैं सबको देख लूंगा। मैंने भी इस गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है कि इस गांव के लोगों के पास बहुत धन है।
इसलिए मैंने तो इसे लूटने का फैसला कर लिया है। भाई तुम बड़ा हाथ मारने जा रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ो। अगर पकड़े गए ना तो जान से मार दिए जाएंगे हम लोग। भाई तुम कितना डरते हो, अगर नहीं भी मरना होगा तो भी तुम डर डर कर मर जाओगे। अरे भैया तुम तो इस लाइन में बहुत समय से हो तो तुमको डर नहीं लगेगा, लेकिन हम तो नए नए आए हैं ना, तो डर लगना हमारे लिए तो लाजमी है ना। अब आगे भी चलोगे या यहीं खड़े खड़े डरते रहोगे? भैया हमारा दिल ना बहुत घबरा रहा है, हम क्या बोलते हैं, हम वापस चले? तुम्हें वापस जाना है तो तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो यहाँ चोरी करने आया हूँ और आज मैं यहाँ पर चोरी करे बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे रुको भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे हमें भी साथ ले चलो। अरे हमारा ये मतलब नहीं था कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अरे हम तो बस तुमको समझा रहे थे। ये हुई ना बहादुर चोरों वाली बात। चलो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चंदू हरिया को लेकर गांव में आगे बढ़ जाता है। तभी उसे एक घर की खुली हुई खिड़की दिखाई देती है। वो घर गांव के जमींदार देवी प्रसाद का था। उनके घर में उन दोनों को बहुत सारे सोने के जेवर और पैसे मिल जाते हैं। उन्हें लेकर वो दोबारा खिड़की से भाग रहे होते हैं। तभी उनकी नौकरानी दोनों को भागते देखकर शोर मचा देती है। उसकी आवाज सुनकर सभी गांव वाले बाहर आ जाते हैं। छोड़ दो मुझे, तुम सब छोड़ दो। तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना खतरनाक इंसान हूँ। शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम गलत घर में घुस गए हो। इस गांव में आने वाला कोई भी डाकू चोर वापस नहीं जाता। क्यों? ऐसा क्या करते हो आप लोग उनके साथ? अरे हम तो उनके हाथ पैर कटवा के तब तक पेड़ पर लटकाते हैं जब तक वो ससुरा लाश ना बन जाए। फिर जब बनी लाश पेड़ से उतरवाएंगे और फेंकवा देंगे कहीं टुकड़ों में। देखिए, हमने जितना भी सामान चोरी किया है ना, वो सारा माल वापस ले लीजिए, लेकिन हमको छोड़ दीजिए। अरे दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। अरे हम अपनी अम्मा की सौगंध खाते हैं। अरे अम्मा कहाँ फंस गए हम? अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम बचोगे तभी तो दोबारा काम करोगे। चंदू जैसे ही देखता है कि सभी गांव वालों का ध्यान हरिया और देवी प्रसाद की बातों पर है, वो लोगों से अपने आप को छुड़ाकर अपनी जेब से चाकू निकालता है और हरिया की गर्दन पर रख देता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और हरिया बोलता है, अरे चंदू भैया तुम क्या कर रहे हो? अरे हम तो तुम्हारे साथी है ना, तुम हम पे ही चाकू तान के खड़े हो। अरे ये क्या बात हुई? अरे अरे हटाओ ना चाकू, अरे कटवट जाएगा। देख भाई, चोर किसी के सगे नहीं होते, इसलिए मुझे माफ कर दे। मैं तुझे छोड़ नहीं सकता हूँ। और तू एक काम कर, इन गांव वालों को बोल कि मुझे जाने दें। भैया तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अरे हमेशा तो हम तुम्हारे साथ रहे हैं ना, तुम्हारा साथ दिया है ना, उसके बाद भी तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? अपने ही साथी को धोखा दे रहे हो। मैं अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम तो बहुत ही लालची चोर हो, जिसका कोई भी ईमान नहीं है। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे दीनानाथ, बचा लो मुझे। और आप लोग क्या देख रहे हो? बचा लो मुझे, वरना ये मुझे मार देगा। मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई। अरे मेरी छोड़ो, मेरी तो पड़ोस में रहने वाले की भी नहीं हुई। देखो तुम इसे छोड़ दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बस इसे छोड़ दो। बेचारा वैसे ही डरा हुआ है। पहले आप लोग पीछे हटिए, वरना मैं सच में इसको मार दूंगा। अरे आप लोग खामखा इससे डर रहे हैं। अरे कुछ नहीं करेगा ये दोनों मिलकर हमें पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर तुम लोग पीछे नहीं हटे तो मैं इसे सच में मार दूंगा। मुझे पता है तुम कुछ नहीं करोगे। देवी प्रसाद की बातें सुनकर चंदू को बहुत गुस्सा आता है और वो लोगों से बात करते करते अपने कदम पीछे कर लेता है। उनसे कुछ दूर होते ही चंदू हरिया की गर्दन से चाकू हटाकर उसके पेट में मारकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। हरिया को खून में सना देखकर सभी घबरा जाते हैं और तभी एक औरत बोलती है, मैंने कहा था जमींदार जी कि उस चोर की बात मान लीजिए। मुझे उसे देखकर ही लग रहा था कि वो सच बोल रहा है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। बेचारा बिना बात के मारा गया। अरे मुझे लगा ये मजाक कर रहा है। अरे कोई अपने ही साथी की जान भला क्यों लेगा? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार जी? चोर डाकू कभी किसी के सगे हुए हैं क्या जो आज होंगे? आप ही बताइए। इसकी मौत का अफसोस मुझे भी है, लेकिन अब हम क्या करें? हमें जल्दी से इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा, वरना अगर कहीं थानेदार ने देख लिया तो सभी गांव वाले फंस जाएंगे। ये आपने सही कहा। मेरी मानिए तो इसकी लाश को सड़क के किनारे वाले जंगल में जाकर फेंक दीजिए। शायद तुम सही कह रही हो,
उस जंगल में आए दिन लाशें मिलती है। देवी प्रसाद रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अपने गांव के आदमियों को कहकर उसकी लाश को उठाकर सड़क के किनारे वाले जंगल में फेंकवा देता है। समय बीतता है, तभी देवी प्रसाद संध्या के समय शहर से अपने गांव की तरफ लौट रहा होता है। तभी उसकी नजर बाजार में लगी एक भीड़ पर जाती है, जहां चंदू फिर से हरिया की गर्दन पर चाकू रखे खड़ा होता है। ये नजारा देखकर देवी प्रसाद हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। ये तो वही चोर है जिसे इसके साथी ने चाकू मार दिया था। अरे अरे, ये जिंदा कैसे हो सकता है? इसकी लाश तो मैंने खुद ही जंगल में फेंकी थी। अरे अरे, जरूर दाल में कुछ काला है भाई। अरे भैया, तुम हर बार हमको ही मारने का प्लान काहे बनाते हो? अरे किसी दिन अगर तुम्हारा ये जादू चाकू काम नहीं किया तो हम तो सीधा परलोक सिधार जाएंगे। तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है क्या कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? अरे नहीं नहीं भैया, हमको तो आप पे पूरा भरोसा है। लेकिन सच कहे ना भैया, वो टाइम तो हम बहुत डर गए थे जब हम गांव में चोरी करने गए थे। हमको तो लगा आप सच में भाग गए हमको छोड़कर। किस बात के लिए डर गए थे? कि कहीं मैंने तुम्हें सच में चाकू तो नहीं मार दिया? अरे नहीं नहीं भैया, वो तो हमको पता है कि वो स्प्रिंग वाला नकली चाकू है और पेट में मारते ही वो अंदर चला जाता है। तभी तो हम पेट में नकली खून का थैली बांध के रखे थे, ताकि जैसे ही आप मारो ना तो नकली खून बह जाए और सबको लगे कि असली खून बह रहा है। फिर किस बात के लिए तुम इतने डर रहे थे? अरे भैया, उस समय तो हम ये बात सोच सोच के डर रहे थे कि कहीं गांव वाले ये ना समझे कि मरा हुआ है तो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। वैसे सच कहूँ तो इस बात तो मुझे भी डर लग रहा था, क्योंकि वो लोग तुमसे बहुत अपनापन दिखा रहे थे। अरे भैया, वो तो दिखाएंगे ही ना, क्योंकि इतना अच्छा बेचारा होने की एक्टिंग जो किए थे हम। हाँ, ये सही कहा तुमने। एक्टिंग तो सच में तुम्हारी बहुत ही अच्छी थी। मुझे एक पल के लिए लगा कि तुम सच में कहीं गांव वालों की बातों में ना आ जाओ, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। 2 चोरी में इतना अच्छा धन मिल गया है कि अब हम आराम से अपने गांव जाकर 1 महीना गुजार सकते हैं। दोनों चोरों की सारी बातों की देवी प्रसाद अपने फोन में एक वीडियो बना लेता है और चुपचाप अपने गांव आकर अपने गांव के थानेदार को दिखा देता है और कुछ ही देर में पुलिस वालों को लेकर मंदिर में पहुंच जाता है। देवी प्रसाद के साथ पुलिस को देखकर हरि और चंदू बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। हमने किया क्या है? क्यों, तुम्हें क्या लगता है अपने जादुई चाकू से सबको पागल बनाते रहोगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? मैंने कहा था ना तुम दोनों से कि मुझसे बचना बहुत मुश्किल है। अब तुम दोनों अपनी आगे की जिंदगी जेल में निकालोगे। देवी प्रसाद अपनी समझदारी से दोनों चोरों को चोरी और मर्डर की प्लानिंग करने के अपराध में जेल भिजवा देता है। साथ ही उनकी जादुई चाकू का राज सबके सामने आ जाता है। अब सबके दिल से खौफ खत्म हो जाता है। श्यामपुर गांव में रज्जो अपने पति रामू के साथ रहा करती थी। रामू एक मजदूर था जो गांव के जमींदार के खेतों में काम किया करता। लेकिन राम और रज्जो की शादी को बहुत समय हो चुका था, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। रज्जो और रामू अपने बच्चे के लिए बहुत जगह भी गए, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। सुनिए जी, पड़ोस वाली विमला काकी बता रही थी गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठते हैं। उनके पास हर समस्या का हल है। पेट दर्द, पीठ दर्द या सर दर्द, सब कुछ वो चुटकियों में गायब कर देते हैं। अरे नहीं नहीं रज्जो, ये सब ढोंगी बाबा होते हैं। अरे हमें संतान का सुख चाहिए, लेकिन हम इनके पास तो नहीं जाने वाले हैं। अरे एक बार चलते हैं ना, जब इतनी जगह हम जा चुके हैं तो एक बार तो यहाँ भी जाना चाहिए। ठीक है, पहले मैं बाबा के पास जाता हूँ और पता करता हूँ कि उनके पास कोई ऐसी शक्ति है या नहीं है। क्या पता ये लोगों को ठगने का नया तरीका हो। मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ है। गांव के बहुत सारे लोग उन कंबल वाले बाबा के पास जाते रहते हैं। मैंने भी पिछले कुछ महीनों में उनका बहुत नाम सुना है। ठीक है, तो मैं कल अपनी खेत की परेशानी लेके बाबा के पास जाऊंगा। अगर उन्होंने समाधान कर दिया तो समझ लेना कि बाबा असली है। अब अगले ही रोज रामू सुबह सुबह गांव के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचता है और वो देखता है कि सचमुच उस बाबा के पास बहुत भीड़ लगी थी। अरे सच में यहाँ तो बहुत ही भीड़ लगी है। जरूर इस बाबा में कुछ तो है। अरे रामू, तू यहाँ? अरे रे, क्या बात है,
मैंने कल ही रज्जो को इस कंबल वाले बाबा के बारे में बताया था। अच्छा किया जो तू आ गया। हाँ हाँ, मुझे भी रज्जो ने बताया था कि उसे आपने ही यहाँ के बारे में बताया है। अब रामू लोगों को उस बाबा के पास जाते हुए देख रहा था और रामू देखता है कि किसी की चोरी का मुद्दा तो कोई अपने सर का दर्द या पैर का दर्द या पेट दर्द की शिकायत लेकर वहाँ आया था और सबको वो बाबा अपने कंबल से ठीक कर रहा था। इस बार तो पक्का पिता बन ही जाऊंगा। बाबा तो सच में भगवान है। कहो बच्चा, क्या परेशानी है? बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है काफी समय से। बाबा बाबा बाबा, आप तो अंतर्यामी निकले बाबा। आप तो सब जानते हैं बाबा। तो बताइए ना, मुझे संतान का सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा? मेरी किस्मत में क्या है बताइए बाबा। सब होगा, ये कंबल तेरे सारे कष्ट हरेगा। जा बच्चा, जल्द ही तेरे घर पे भी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। रामू ये सुनकर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। रज्जो, तुम्हें पता है उन्होंने मुझे खुद पे शक करने का थोड़ा सा मौका तक नहीं दिया। जब मैं बाबा के पास पहुंचा तो मैंने वहां लंबी भीड़ देखी और उस भीड़ को देखकर मैं समझ गया कि बाबा कोई साधारण इंसान नहीं है। और आपने उन्हें अपनी समस्या बताई है क्या? हाँ हाँ, उन्हें मैंने अपनी समस्या बताई और उन्होंने मुझे जादुई कंबल उड़ा के कहा कि जाओ बेटा, तुम्हारे घर में ना जल्दी से बच्चे की किरकारियां गूंजेंगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा हुआ तो मैं उन बाबा को घर बुलाकर खाना खिलाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाग्यवान, हम जरूर उन्हें घर बुलाएंगे और खाना खिलाएंगे। रामू और रज्जो दोनों ही कंबल वाले बाबा का आशीर्वाद पाकर बहुत खुश थे और देर रात रामू खाना खाने के पास सो जाता है तो वो कंबल वाले बाबा के बारे में सोच रहा होता है। ये जादू है या फिर शक्ति है? जो भी है उस कंबल में है, बाबा में नहीं है। कैसे भी बाबा एक बार कंबल किसी को भी ओढ़ा देते हैं तो उसकी सारी समस्या दूर हो जाती है। सच में बहुत जादू है इस कंबल में। क्या हुआ जी, आप सो क्यों नहीं रहे हैं? क्या सोच रहे हैं आप? कहीं आप उस कंबल वाले बाबा के बारे में तो नहीं सोच रहे? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम सोती क्यों नहीं हो? मैं तो बस खेत के बारे में सोच रहा था। कल सुबह खेत में बहुत काम है। अच्छा, मुझे लगा कहीं आप उस कंबल वाले बाबा के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। अगर वो कंबल मुझे मिल जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिल जाएगा। मेरे पास सब कुछ होगा और कभी मेरी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होगी। अब रामू तो सो जाता है। अब अगली सुबह उठकर रामू खेत में जाता है। खेत में भी रामू का मन नहीं लग रहा था। उसका सारा ध्यान उस कंबल पर था। अब देर शाम रामू घर आता है और खाना खाने के बाद ही सोने का नाटक करने लगता है। जैसे ही रज्जो सो जाएगी मैं घर से निकल जाऊंगा। इसे नींद भी तो जल्दी नहीं आती। लगता है कंबल वाले बाबा सो रहे हैं। यही अच्छा मौका है, कंबल लेके भाग जाता हूँ। अब जैसे ही तार पर टंगा हुआ कंबल रामू अपनी तरफ खींचता है तो वो कंबल उसकी तरफ आ ही नहीं रहा था। कहीं ये जादुई कंबल है तो इसमें वजन तो नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने दूसरी तरफ से कंबल पकड़ी हुई है। अब जैसे ही रामू दूसरी तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि दूसरी तरफ से उसका कंबल और कोई नहीं बल्कि उसका पड़ोसी राधे खींच रहा था। रामू, तू यानी तू भी बाबा का कंबल चुराने आया है? और तू ये कंबल ओढ़ने के लिए तो आया नहीं होगा। सच बता, क्या करने आया था? धीरे बोल रामू, चल इस कंबल को बाहर लेकर फैसला करते हैं कि ये किसके पास जाएगी। देख, मैंने तुझे कह दिया ना, मैं पहले यहाँ आया हूँ और मैंने पहले देखा है तो ये मेरी हुई। मेरे प्रभु, बाहर चल। अगर वो बाबा जाग गया ना और उसे पता चला कि हम उसका कंबल चुराने आए हैं तो हमारी सुताई हो जाएगी। ना जाने वो बाबा हमें कौन सा श्राप दे दे। अब राधे और रामू उस कंबल को एक एक सिरे से पकड़े हुए बाहर आते हैं और दोनों कंबल को छीनने लगते हैं। देख, अगर तूने ये कंबल मुझे नहीं दिया ना, मैं चिल्ला दूंगा। भले ही पूरे गांव वाले आके ना हम दोनों को पीट ले, लेकिन मैं चिल्लाऊंगा फिर। देख, हम दोनों इस कंबल को अपनी समस्या के सुलझाने के लिए लेके आए हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इस कंबल को 2 भागों में बांट देते हैं। आधा कंबल तेरे पास, आधा मेरे पास। दोनों की समस्या दूर। बात तो तूने अनजाने में ही की है, लेकिन बात बिल्कुल सही की है। चल अब जल्दी से ना कंबल के 2 टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, अब इसके आधे आधे हिस्से कर लेते हैं। एक तू ले ले, एक मैं ले लेता हूँ। अब दोनों ही कंबल को आधा आधा बांट लेते हैं और अपने अपने घर पहुँचते हैं और रामू उस कंबल को ओढ़ कर सो जाता है। इधर राधे उस कंबल को ओढ़ कर कहता है, ए जादुई कंबल,
मुझे गांव का सबसे सुंदर लड़का बना दे, जिसे देखकर सभी गांव की लड़कियां मुझ पे फिदा हो जाएं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इतना भद्दा क्यों दिख रहा हूँ? ये क्या हो गया मुझे? अब इस कंबल से कुछ मांगता हूँ। ये कंबल मेरी झोपड़ी को ना महल बना दे। रामू जैसे ही उस कंबल से घर को महल बनाने को कहता है, वैसे ही वो कंबल रामू की झोपड़ी को महल तो नहीं बना पाता, लेकिन रामू का घास फूस से बना हुआ घर रामू के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। अरे अरे भागो भागो, अरे मेरा घर गिर गया, अरे कोई तो बचाओ मुझे। अरे 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 कंबल ने तो उल्टा काम कर दिया। अब रामू घर से बाहर आता है तो देखता है कि राधे को सब घेर कर बैठे हुए थे। ये सब मेरी लालच की वजह से हुआ है। मेरे लालच ने मुझे कैसा बना दिया। क्या हुआ राधे तेरे साथ? कहीं राधे के साथ भी कंबल ने कुछ कर तो नहीं दिया? क्या बताऊं, बस उसका उल्टा असर हो गया। सुंदर की जगह मुझे छछुंदर बना दिया। अब मुझसे कौन शादी करेगा? अरे तुम दोनों ये आपस में क्या बात कर रहे हो? और रामू, तेरा घर कैसे गिरा? तुझे तो मैंने कहा भी था घर बनवा ले, लेकिन नहीं, तू कहाँ किसी की सुनता है। राधे और रामू को समझ आ गया था कि जिस कंबल को वो लालच में चुरा कर लाए थे, वो कंबल उनके लिए किसी श्राप से कम साबित नहीं हुआ और वो उन पर उल्टा ही असर कर रहा था। अब ये बात रामू अपनी पत्नी और राधे अपनी माँ को बताता है। ये क्या किया आपने? कंबल वाले बाबा का कंबल चुरा लिया। आप शायद भूल रहे हैं, जल्द ही मैं माँ बनने वाली हूँ, वो भी इस जादुई कंबल की वजह से। लेकिन मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। नहीं नहीं रज्जो, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी राधे के साथ जाता हूँ और बाबा को उनका कंबल लौटा देता हूँ। अब रामू राधे को लेकर उस बाबा की झोपड़ी में पहुँचता है और जहाँ बाबा ध्यान कर रहे होते हैं। उठो रामू, राधे, मुझे सब पता है कि मेरा कंबल कहाँ गया और कौन ले गया, और मुझे ये भी पता है कि आखिर मेरे कंबल के साथ क्या बुरा किया। बाबा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आज के बाद ऐसी दोबारा गलती नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। मुझे मेरा रंग रूप लौटा दो। तो इसका पश्चाताप भी तुम दोनों को ही करना होगा, समझे बच्चे? गलती की है तो सजा भी मिलेगी। अब गलती को सुधारने के लिए उस पर काम भी करना होगा नहीं बल्कि अवश्य करना होगा। बाबा, हम सब करेंगे। मैं तो वैसे भी गरीब हूँ, एक समय का खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। मैं घर कहाँ से बनवा पाऊंगा? तुम दोनों में बस एक ही कमी है कि तुम दोनों अपने आप को सुधारने का कोई काम नहीं करते। इसलिए आज से तुम दोनों अपने आप को सुधारो, और अगर तुम दोनों ने अपने आप को सुधार लिया तो तुम दोनों की परिस्थितियां भी अच्छी हो जाएंगी। अब रामू, जो कि लालची था, वो अपने लालच को कम करने का काम करता है और दूसरे की चीज पर लालच कम करना सीखता है। वहीं दूसरी तरफ राधे, जो कि आवारा था, वो अपनी माँ की बातों को मानता है और खेत में भी काम करने जाता है। दोनों में आए इस बदलाव से राधे की माँ भी समझ गई थी कि ये भी उस जादुई कंबल का ही कमाल है, जिससे वो कुरूप से ठीक हो रहा है और उसमें इतने बदलाव आए हैं। और इधर रामू की पत्नी भी माँ बनने वाली थी। राजनगर के एक राज्य में बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती थी, लेकिन अपनी माँ के जाने के बाद वो हंसना, लोगों से बात करना, घूमना फिरना सब भूल गई थी। एक दिन उस नगर के राजा अपने घोड़े पर सवार वहाँ से गुजर रहे थे। तभी वहाँ एक चोर आता है, जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा राजा को आते हुए देख रहा था। जैसे ही राजा उसके करीब आता है, चोर रास्ते में एक पत्थर फेंककर घोड़े को गिरा देता है, जिसके कारण राजा भी जमीन पर जा गिरता है और जोर से चिल्लाता है, कोई है? हमें बचाओ, हमारी मदद करो, हमें चोट लगी है। मेरा हाथ पकड़ के उठ जाइए। जब घोड़े पर बैठना नहीं आता तो क्या जरूरत है घोड़े पर बैठने की? गिर गए ना। तुम जानते हो हम कौन हैं? माना तुमने हमारी मदद की, लेकिन तुम इस तरह से हमारा अपमान नहीं कर सकते हो। ये क्या बात हुई? एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से आप तो मुझे ही सुना रहे हो, घमंड दिखा रहे हो। अरे मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे अंदर दिल है कि नहीं? इस मुसीबत में मेरी मदद करने की जगह तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। कर तो मैं आपकी मदद ही रहा था, लेकिन आप तो मुझे गलत समझ रहे हो। तो मैंने आपको छोड़ दिया,
अब मुझे देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ। चोर राजा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए उसकी नजरों से बचकर पेड़ के पीछे से उसकी पोटली भी ले जाता है। थोड़ी देर बाद राजा जैसे तैसे अपने घोड़े पर बैठकर अपनी महल चला जाता है और चोर अपने घर पहुँचता है, जहाँ पहुँचकर वो उस पोटली को खोलता है। जरा पता तो चले इस पोटली में आखिर है क्या, कुछ हाथ लगा भी है या नहीं। इसमें तो खजाना है खजाना। ऐसा लगता है ये आदमी बहुत अमीर था, मुझे इसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं उसकी मदद करता तो शायद मुझे और भी धन कमाने को मिल जाता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। चोर गहने पाकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो फिर एक नए शिकार के लिए निकलता है। चलते चलते देर रात चोर एक महल के सामने पहुंचता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है, महल तो बहुत ही सुंदर है और यहाँ बहुत कुछ मिलेगा चोरी करने को। बस महल के अंदर जाते हुए मुझे कोई देखे ना। लगता है राजकुमारी तो अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है, मुझे इनकी जान बचानी चाहिए। चोर खिड़की से कूदकर कमरे के अंदर पहुंचता है और राजकुमारी के हाथों से रस्सी छीन लेता है। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? मुझे भी ना कोई शौक नहीं है कि मैं आपके कमरे में आऊं। मैं तो बस यहाँ से जा रहा था और आपकी जान बचाने आ गया। हमने आपको यहाँ बुलाया था कि आप यहाँ आकर हमारी मदद करें। चले जाओ यहाँ से अभी के अभी। राजकुमारी की गुस्से भरी आवाज सुनकर पहरेदार और राजा वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही राजा की नजर उस चोर पर जाती है, राजा उसे पहचान जाता है। तुम यहाँ भी आ गए? अरे बाप रे, मिला तो कुछ भी नहीं और फंस गया। जल्दी से भाग लेता हूँ वरना मैं तो गया। अरे पकड़ो इस आदमी को, सिपाहियों भागने मत देना। अब मुझे माफ कर दो राजा जी, मुझे माफ कर दो। अरे मुझे नहीं पता था ये महल आपका है और आप राजा हो, वरना मैं आपके साथ वैसा कुछ भी नहीं करता। मुझे जाने दो, उस दिन जो किया उसके लिए माफ कर दो। पिताजी, आप इसे पहले से जानते हैं? कौन है ये? ये एक मुसाफिर है, मुझसे रास्ते में मिला था। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। जाने देंगे, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम राजकुमारी के कमरे तक कैसे पहुँचे? वो मैं गुजर रहा था तो मैंने राजकुमारी के हाथों में रस्सी देखी, तो मुझे लगा वो अपनी जान देने की कोशिश कर रही है, तो मैं उनकी जान बचाने के लिए आ गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं। हम इतने बड़े राज्य की राजकुमारी हैं, भला हमें क्या जरूरत है फांसी लगाने की? पिताजी, हमें लगता है ये चोरी करने के मकसद से आया था, पर अब झूठ बोल रहा है। आप इसे सजा दीजिए। तुम सही कह रही हो, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अब तुम आराम करो, इसका क्या करना है वो हम देख लेंगे। सिपाहियों, इसे हमारे कमरे में लेकर जाओ। सिपाही चोर को राजा के कमरे में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद राजा चोर से बोलता है, हमें पता है कि तुम यहाँ चोरी करने के मकसद से ही आए हो। इतने सख्त पहरेदारी होने के बाद भी अगर तुम हमारे महल तक पहुँच सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। हमने उस दिन तुम्हें अपनी पोटली ले जाते हुए देख लिया था। अगर तुम हमारा एक काम करोगे तो हम तुम्हें इतना धन देंगे जिससे तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। बताइए मुझे आपका कौन सा काम करना होगा, मैं कर दूंगा। कुछ ज्यादा नहीं, बस तुम्हें हमारे महल में रहकर हमारी राजकुमारी पर जासूसी करनी होगी। आप अपनी पुत्री की जासूसी क्यों करवाना चाहते हो? क्योंकि हमें लगता है हमारे साथ छल हो रहा है। जो राजकुमारी हमारे महल में है वो हमारी पुत्री नहीं कोई और है। बस तुम्हें राजकुमारी की जासूसी करनी है, इससे हमारी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। चोर राजा के कहने पर राजकुमारी की जासूसी करना शुरू कर देता है। तभी एक दिन चोर राजकुमारी के कमरे में छुपा उस पर नजर रख रहा था, जहाँ वो राजकुमारी को अपने आप से बातें करता सुनता है। उस दिन हमारा काम होते होते रह गया। अगर वो आदमी उस दिन हमारे कमरे में नहीं आया होता तो अब तक हम अपना काम करके यहाँ से निकल गए होते। राजकुमारी की बात सुनकर चोर अपने मन में सोचता है, ये किस काम की बात कर रही है? कहीं राजा सही तो नहीं कह रहा? ये नकली राजकुमारी तो नहीं? हमें पता लगाना पड़ेगा। एक दिन राजकुमारी देर रात
सबसे नजरें बचाकर अपने कमरे से बाहर निकलकर एक सुनसान रास्ते पर चली जाती है। चोर भी धीरे धीरे उसके पीछे जाता है। कुछ देर बाद वो एक बंजारे की बस्ती में पहुंचती है और एक तंबू वाले घर में घुस जाती है, जहां उसकी जैसी एक और राजकुमारी होती है, जिसे देखते ही चोर के होश उड़ जाते हैं। एक साथ दो राजकुमारी? इसका मतलब राजा साहब ने जो कहा था वो सच कहा था। राजकुमारी महल में जो है वो नकली है और असली को इसने कैद करके रखा है। मुझे ये बातें राजा को बतानी होगी। चोर जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, उसका पैर फिसल जाता है और उसके मुंह से आवाज निकल जाती है। उसकी आवाज सुनकर सभी उसे पकड़ लेते हैं। तभी राजकुमारी उससे बोलती है, तुम यहाँ भी आ गए? तुमने हमारी बातें सुनकर अपनी मौत को दावत दे दी है। मैंने नहीं, तुमने अपनी मौत को दावत दी है। राजा की पुत्री को बंदी बना लिया और ऊपर से तुम्हें पता है राजा का तुम पे शक हो चुका था। उन्होंने तभी मुझे तुम्हारी जासूसी के लिए रखा था ताकि मैं सच का पता लगा सकूं। अब मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। तुम राजा को तब कुछ बता पाओगे जब तुम जिंदा बचोगे। इसे मार कर जंगल में फेंक दो। सभी लोग उस चोर को मारकर जंगल में फेंक देते हैं। नकली राजकुमारी का राज अभी भी राज ही था। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन चोर का कोई भी अता पता नहीं था। तभी राजा राजकुमारी के पास जाता है। पुत्री, क्या तुमने उस आदमी को कहीं भेजा है जिसे हम इस महल में लेकर आए थे? कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं पिताजी, हमने उसे नहीं देखा। हमें तो वो शक्ल से चोर लग रहा था। इतना बड़ा महल है, कुछ चोरी करके भाग गया होगा। बात तो राजकुमारी सही कह रही है। हमने ही बेवजह उस पर भरोसा कर लिया और राजकुमारी की जासूसी के लिए एक चोर को रखा। राजा वहाँ से चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो चोर वापस नहीं आता। और उसके साथ क्या हुआ, इस बात से अनजान राजा उसे धोखेबाज समझ लेता है। कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन देर रात वो चोर खिड़की से राजा के कमरे में कूदता है और उसे देखते ही राजा को गुस्सा आता है। धोखेबाज इंसान! हमने सोचा था चोर है, ईमान होगा, लेकिन तेरा तो कोई ईमान ही नहीं है। धोखा दिया तूने मुझे। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। आपको जो शक था वो बिल्कुल सही था। ये आपकी राजकुमारी नहीं है। असली राजकुमारी को इनके लोगों ने बंजारे की बस्ती में कैद किया हुआ है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मुझे पूरी बात बताओ। चोर राजा को अपने साथ हुई सारी चीजें बताता है। चोर की सारी बात सुनकर राजा अपने कुछ सिपाहियों और चोर के साथ उस बस्ती के लिए निकल जाता है और वहाँ सबसे लड़ाई करके अपनी असली राजकुमारी को छुड़वाकर महल वापस ले आता है और नकली राजकुमारी को सिपाहियों से कहकर बंदी बनवा लेता है। पिताजी, आपने हमें बंदी क्यों बनाया हुआ है? तुम हमारी राजकुमारी नहीं हो, हमें सब पता चल चुका है। लेकिन तुमने ये सब क्यों किया, ये हमें समझ में नहीं आया। हमने ये सब आपसे बदला लेने के लिए किया है। कई साल पहले आपके चलाए हुए तीर से हमारे गूंगे पिता की मृत्यु हो गई थी और आपने उनकी कोई मदद भी नहीं की, जिसका बदला हम आपकी मौत से लेना चाहते थे। इसलिए हमने असली राजकुमारी को बंदी बनाकर रखा। हम मानते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन तुमने जो किया क्या वो सही था? इसलिए सजा वो तो तुम्हें जरूर मिलेगी। राजा नकली राजकुमारी को हमेशा के लिए कारावास में डलवा देता है और असली राजकुमारी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। साथ ही राजकुमारी की जासूसी करने वाले चोर को इतना धन देता है कि उसे दोबारा फिर कहीं चोरी करने की जरूरत जिंदगी भर नहीं पड़ती। बल्लभगढ़ राज्य में राजा अशोका अपनी रानी करुणामती के साथ रहते थे। राजा अशोका को जल्द ही संतान की खुशखबरी मिलने वाली थी, क्योंकि रानी करुणामती गर्भवती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। रानी करुणामती की काफी देखभाल की जा रही थी। एक रोज देर शाम राजा अशोका को रानी दासी आकर बताती है कि रानी को दर्द शुरू हो गया है। जी दासी, जाइए रानी के पास रहिए और आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुरंत बताइएगा। महाराज, एक बहुत ही बुरी खबर के साथ आई हूँ मैं। क्या हुआ रानी दासी? बच्चा ठीक तो है ना? और रानी करुणामती? जी महाराज, बच्चा एकदम स्वस्थ है और आपके इस राजमहल में राजकुमारी ने जन्म लिया है। हे प्रभु,
लाख लाख शुक्र है, लेकिन बुरी खबर क्या? वो लो, ये तो बताओ मुझे दासी। बुरी खबर ये है महाराज कि राजकुमारी को जन्म देते ही रानी करुणामती ने दम तोड़ दिया। अब वो हमारे बीच नहीं रही। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? एक तरफ खुशी तो एक तरफ दुखों का पहाड़। हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ है? राजा अशोका के लिए ये समय बेहद दुखों से भरा था, लेकिन अपनी बेटी यानी राजकुमारी को देख राजा खुद को संभाल रहा था। अब महाराज मंत्री से कहकर राजकुमारी के नामकरण के लिए महर्षि को बुलाते हैं। प्रणाम गुरुदेव, मैं आपको यहाँ अपनी राजकुमारी के नामकरण और उनकी कुंडली देखने के लिए बुलाया है। जी महाराज, मैं अभी आपकी राजकुमारी का नामकरण और उनकी कुंडली देखता हूँ। क्या बात है महर्षि जी, इतना समय क्यों लग रहा है? क्या कोई परेशानी है राजकुमारी पर? बहुत चिंता का विषय है महाराज। राजकुमारी के ऊपर चंद्र दोष है, जिस वजह से इनके जन्म के साथ ही रानी जी का देहांत हो गया। और जिस दिन रानी करुणामती का देहांत हुआ था, उस दिन चंद्र ग्रहण था। महर्षि जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला एक नन्ही सी जान में ये सब कैसे हो सकता है? बल्कि उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। महाराज, मैंने आपको बता दिया जो राजकुमारी जी की कुंडली में था। बाकी इनकी कुंडली के मुताबिक इनका नाम अयुक्ता सही रहेगा। तो ठीक है महर्षि जी, मैं अपनी राजकुमारी का नाम अयुक्ता रखता हूँ। ठीक है महाराज, आप मुझे अब आज्ञा दीजिए, मैं अभी चलता हूँ। और हाँ, आने वाले समय आपके लिए बहुत बड़े तूफान ला सकते हैं। राजकुमारी के दोष के कारण आपके जीवन में बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसका एक ही उपाय है, आप इन्हें खुद से दूर रखिए। राजा अशोका को कुंडली दोष, चंद्र दोष, किसी भी दोष पर विश्वास ही नहीं था। उनका मानना था कि सबके अपने कर्म होते हैं। एक रोज राजा अशोका अपनी राजकुमारी के साथ अपने ही फूलों के बगीचे में घूम रहे होते हैं। पिताजी, ये फूल कितने सुंदर हैं। मुझे ये फूल चाहिए पिताजी। जी, जैसा मेरी राजकुमारी कहे, मैं अभी तोड़ देता हूँ आपके लिए ये फूल। ये फूलों का बगीचा बहुत सुंदर है। अब से मैं यहाँ रोज फूल तोड़ने आया करूँगी। अब अगले रोज राजकुमारी सुबह उठकर फिर से महाराज के फूलों के बगीचे में जाने की जिद कर रही थी। तभी राजा के पास दासी का आना होता है। महाराज, गुस्ताखी माफ, लेकिन आपको एक बहुत ही जरूरी सूचना देनी थी। अरे क्या बात है दासी, तुम इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो? कोई बात है क्या? सब ठीक तो है ना? महाराज, जिस बगीचे में राजकुमारी जी जाने की जिद कर रही थी, उस बगीचे के सारे फूलों से हरे भरे पौधे सूख चुके हैं। फूल मुरझा मुरझा कर गिर रहे हैं। किसकी इतनी मजाल हुई जिसने फूलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? कहीं ये सब राजकुमारी को हानि पहुंचाने की तो साजिश नहीं? मंत्री जी, पता लगाया जाए बगीचे के सारे फूल कैसे मुरझा गए। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई तो जरूर है जिसने ये सब किया है। राजकुमारी जी ने कल ही फूलों को तोड़ने का जिक्र किया और आज। राजा के कहने पर फूलों के मुरझाने का कारण पता लगाया जाता है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। इधर मंत्री अपने मन में, बेशक से महाराज राजकुमारी को मनहूस माने या नहीं, लेकिन राजकुमारी जी सच में ही मनहूस है। जन्म लेते ही रानी को खा गई, और जब भी किसी चीज को हाथ लगा दे या उसकी तरफ नजर डाल दे, उसके बाद तो उसके साथ बुरा होना निश्चित ही है। समय बीत रहा था, राजकुमारी भी बड़ी हो रही थी, लेकिन राजकुमारी पर जैसा कि चंद्र दोष था, उसके बारे में हर किसी को पता था। लेकिन राजा अपनी राजकुमारी को कभी भी मनहूस या किसी दोष से नहीं जोड़ता था। एक रोज राजकुमारी की इच्छा आम खाने की होती है। अरे, ये तो बहुत ही ताजे फल हैं। अब मुझे यहाँ से रोज ही फल खाने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजकुमारी जी, जब ये आम का पेड़ रहेगा तभी तो आप खाएंगी। होता भी ऐसा ही है। अगले दिन ही राजमहल में ये खबर मिलती है कि राज्य के बीचों बीच एक बड़ा और सालों पुराना आम का पेड़ सूख गया है, जिससे राजकुमारी भी बहुत आहत होती है। लेकिन तभी मंत्री राजा के पास आता है और राजा से कहता है, महाराज, एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ मैं आज आपके लिए। इस बार हमारे राज्य में धान की फसल बहुत ही अच्छी हुई है, जिससे हमारे अन्न के भंडारों में सालों तक कोई कमी नहीं होने वाली। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस बार हमारे राज्य में फसल अच्छी हुई है। अब फसल को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता।
अब अगले दिन की शुरुआत के साथ ही महाराज तक ये खबर पहुंचती है कि जिस धान की खेत में कल तक वल्लभगढ़ की प्रजा अपने आप का भविष्य देख रही थी, आज वो बारिश की वजह से तबाह हो गई है। कहीं महर्षि जी की बात सच तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी घटनाएं छोटी नहीं है और इनका राजकुमारी जी से क्या ही लेना देना हो सकता है। महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ राजकुमारी जी के विषय में? कहिए मंत्री जी, क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, ये सब जो भी हो रहा है उसमें राजकुमारी जी के दोष का असर तो नहीं? मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन ये घटनाएं छोटी भी तो नहीं है मंत्री जी। हम इसका सारा दोष राजकुमारी जी पर कैसे डाल सकते हैं? ऐसा कीजिए, आप जल्द से जल्द महर्षि जी को बुलवाइए। राजा के कहने पर महर्षि जी को बुलाया जाता है और उन्हें सारी बात बताई जाती है और इसका उपाय महाराज महर्षि से जानना चाहते हैं। देखिए महाराज, जो मैंने पहले कहा था कि राजकुमारी पे चंद्र दोष है, वो मैं अभी भी कहूँगा। और अगर इनका उपाय जल्द से जल्द नहीं किया गया तो ये बढ़ता जाएगा और समय ऐसा भी आएगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं अपनी इकलौती बेटी यानी कि इस राज्य की राजकुमारी आयुक्ता को खुद से दूर करूं? नहीं महर्षि जी, ये मुझसे नहीं हो सकता। महाराज, ये कुछ ही समय के लिए है। इस दोष के खत्म होते ही इन्हें वापस लाया जाएगा महल में। ये मेरे लिए बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। पिताजी ने मेरी वजह से बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन अब और नहीं। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं कुछ भी अच्छा बोलती या करने की कोशिश करती हूँ तो वो सब खराब हो जाता है। कुछ अच्छा नहीं होता मेरे साथ। सब यही कहते हैं कि मैं हूँ ही मनहूस, मेरी किस्मत ही खराब है। इतना बोलकर राजकुमारी आयुक्ता राजमहल से निकल पड़ती है और जंगल की तरफ जाने का रास्ता चुनती है। कुछ देर बाद राजा को सूचना मिलती है कि राजकुमारी राजमहल में नहीं है, तो वो अपने सैनिक भिजवाते हैं राजकुमारी को ढूंढने के लिए। इधर राजकुमारी जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी और बहुत उदास थी। अरे, ये पक्षी तो घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। राजकुमारी जैसे ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है, वो घायल पक्षी परी के रूप में बदल जाता है। क्या तुम एक परी हो, जैसा हम कहानियों में सुनते हैं? हाँ, मैं परी हूँ और परी लोक से धरती लोक के भ्रमण पर आई थी, क्योंकि मुझे श्राप मिला था, जिस कारण मैं एक पक्षी के रूप में यहाँ भटक रही थी। और मैं श्राप मुक्त तभी हो सकती थी जब कोई इंसान मुझे पानी पिलाता। लेकिन मैंने तो आज तक जिस किसी की भी मदद करनी चाहिए वो गलत ही हो जाता है, लेकिन पहली बार मेरी वजह से किसी को जीवन मिला है। राजकुमारी जी, मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। मुझ में आपके इस चंद्र दोष को हटाने की शक्ति है और आपने मेरी मदद की। अब मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? आप मेरे दोष को हटा सकती हैं? लो राजकुमारी जी, अब से आप जो भी करोगी उसका कोई उल्टा असर नहीं होगा, क्योंकि चंद्र दोष अब आपसे दूर हो चुका है। इतना कहकर परी तो चली जाती है, लेकिन राजकुमारी राजमहल की तरफ बढ़ती है कई सवालों के साथ। तभी रास्ते में उन्हें वही सूखा हुआ आम का पेड़ मिलता है, जो उनके आम तोड़ने के बाद ही सूख गया था। परी ने तो कहा था अब मेरे साथ सब अच्छा होगा, तो क्या ये आम का पेड़ पहले जैसा हो जाएगा? सच में अब मेरी वजह से किसी को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। कहाँ चली गई थी राजकुमारी आयुक्ता? आपको पता भी है मैं कितना डर गया था। अब राजकुमारी अपने पिता राजा अशोक को सारी बात बताती है और राजा भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद राजकुमारी के साथ कोई ऐसी घटना नहीं होती जो उन पर सवाल उठाए।